n square upon z. Very n square upon Z टाइम जल्दी जल्दी बता दे फटाफट। n cube by z n cube by z n square. cube upon z square हैं n n cube cube upon n z cube square. n upon z cube square. उल्टा लिख दिया सर। आई एम सो सॉरी। n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। z square करंट z z z square square upon upon n two. वेलोसिटी z z by upon Z upon n. चलिए फॉर्मूला एनर्जी का अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर एक्साइट हो रहा हो तो 13.6 13.6 into 1 upon Z n square final minus initial का square. वेरी गुड। कोई भी बच्चा तुमको ये छूट इसीलिए दी हुई है क्योंकि तुम खुद को सुन सको। बता रखा है ना मैंने। अगर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा ना 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 ना, समझ आ रही है? सब पूरा बोलेंगे। जिसको नहीं पता वो सुन चुपचाप देख ले क्या लिख रहा हूं मैं। अच्छा नेक्स्ट 1 by लैम्डा r z r z Z square square upon n square minus final का square minus circle का square. और कुछ रह गया क्या? फटाफट बता दो। आयनाइजेशन एनर्जी yes बताओ। 13.6 z square upon n I square और वैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? minus 13 z square upon n square क्लियर है? yes sir yes sir ओ भाई क्वेश्चन पहला क्वेश्चन। अब तो भाई मैं टाइम नहीं दूंगा, तुम करेंगे या तुम करेंगे सोल्व। करिए। हाइड्रोजन एटम एंड द Li पॉजिटिव आयन आर बोथ इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा इस चीज को मैं वैसे रिपीट कर चुका हूं पहले एक बार रेगुलर क्लास में कि तुम Li के बारे में क्यों बात नहीं करते, Li पॉजिटिव के बारे में क्यों बात करते हो हमेशा। लिथियम 2 हीलियम के बारे में क्यों, हीलियम पॉजिटिव हीलियम 2 पॉजिटिव के बारे में क्यों बात करते हो हमेशा। हीलियम के बारे में बात क्यों नहीं करते। He पॉजिटिव के बारे में क्यों करते हो बात। क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन और बोहर मॉडल सिर्फ 1 हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए वैलिड है। हाँ। तो अगर किसी भी एटम के लिए अगर बोहर मॉडल एप्लीकेबल है तो वो हाइड्रोजन की जैसा होगा, उसकी जैसे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही उसकी हो जाएगी। तो इसलिए लिथियम को वैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ रहे हैं? 2। तो Li पॉजिटिव समझ में आ रहा है सबको। इसलिए तुम लिथियम की बात नहीं करते, Li पॉजिटिव की बात करते हो। हाँ चलिए स्टार्ट। हाँ केशव। सर अगर अदर एटम्स की हमने स्टडी करनी हो तो कौन सा मॉडल फॉलो इसके करें। लिए आगे अलग अलग मॉडल हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाता है आगे। बोहर सोमरफील्ड ऐसे 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 न्यूमेरिक ऐसे ऐसे हैं चीजें आगे, बहुत आगे हैं बहुत। ठीक है चलिए। ये सर सोमरफील्ड भी है वो पढ़ना, उसके बाद थोड़ा सा आता है जो। आइए हाइड्रोजन एंड Li पॉजिटिव आयन बोथ इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है बच्चे? Li लिथियम 2 पॉजिटिव आर बोथ इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये भी अपनी सेकंड पर है, ये भी सेकंड, लेकिन क्या एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3। वेरी गुड n इज इक्वल टू 3 पर। LH और Li आर देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम है LH, इसका क्या है? Li। ठीक है समझ रहे हो। एंगुलर मोमेंटम को L से लिखते हैं तो LH मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन, Li मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ लिथियम। ठीक है एनर्जी क्या है इसकी? EH है, इसकी Li है सर। तो बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा कम, फटाफट बताओ और करो। फॉर्मूला सब पता है तुम्हें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना पता हो। सॉरी क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस सर करो फटाफट। हो गया? नो सर यस सर हाँ
चलो फिर अपने पास रखो आंसर, जिसका होता जा रहा है हैंड रेस करते रहो। वेरी गुड यामिनी। सिर्फ यामिनी का हुआ है, वेरी गुड। बस और किसी ने नहीं किया? अब तो ऐसे लगना चाहिए एटम है, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। अटको तो सिर्फ कैलकुलेशन में अटको और कहीं ना अटको। लास्ट के 10 सेकंड्स। 10। वेरी गुड सुजल। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई लज्जा लज्जा आ रही है तुम्हें? 5 बच्चों के हैंड रेज है बस, तनिक भी लज्जा नहीं है ना? अभी भी एटम के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, बहुत कम हैंड रेज है अभी भी। 7-8 बच्चे क्या ही मायने रखते हैं, 50 में से कम 25-30 हो। चलो देखो, LH एंड LI आर द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक मोमेंटम। बताओ यामिनी, क्या आपने अप्रोच लगाई है बच्चे? सर मोमेंटम के लिए तो फॉर्मूला पता था कि NH/2 पाई। वेरी तो गुड, सर NH/2 पाई। इससे क्या होगा? सर n तो हमें पता ही था कि 3 है, तो दोनों के लिए फिर मतलब एंगुलर मोमेंटम तो सेम आ गया। वेरी और गुड, फिर वेरी गुड। एक बार रुक जाओ, यामिनी का बिल्कुल सही है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2 पाई है। n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो हाइड्रोजन के लिए भी 3 है, लिथियम के लिए भी 3 है। क्या जो एंगुलर मोमेंटम है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर, n पर डिपेंड कर रहा है, और n दोनों का सेम है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम होगा। तो या तो ऑप्शन क्या आ सकता है, बी, या ऑप्शन आ सकता है सी। ए और डी तो गया 50-50। चलिए अब सुजल बताएगा। सुजल, अगले में क्या सोचा है तुमने? सर उसके लिए हमें मतलब एनर्जी निकालने के लिए उसके स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे। फॉर्मूला बताओ एनर्जी का। सर एनर्जी इज इक्वल टू -13 z² अपॉन n², और n हमारे पास 3 है। ऐसे लिख रहे हो? चलो, इससे क्या पता लगता है बच्चे? सर इससे हमें पता लगेगा कि ई जो एनर्जी ऑफ H है वो लेस देन एनर्जी ऑफ लिथियम। एन दोनों के लिए सेम है या अलग है? सर n सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेकंड एक्साइटिंग स्टेट में, और ठीक है, तो Z एनर्जी जेड के डायरेक्ट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ हाँ जी, या ना? Z अलग हो जाएगा दोनों का। तो जेड अलग है, तो किसका जेड ज्यादा है? सर लिथियम का ज्यादा है। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? सर लिथियम की होगी। लिथियम की ज्यादा होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? बी। सबको बी लग रहा है क्या? हाँ या ना? यस पक्का? पक्का बोलो हाँ या ना? यस सर। वंश, क्यों वंश लग रहा है पक्का जेड आएगा, मतलब एनर्जी लिथियम की ज्यादा होगी? बोलो, अभी तक तो यस बोल रहे थे, मैंने दोबारा पूछ लिया तो गलत लग रहा है। वंश? यस सर। अच्छा, अंकुश ऐसे क्यों कर रहा है? अंकुश, तुम्हें नहीं लग रहा क्या? सर क्या लग रहा है अंकुश? नेगेटिव साइन है सर। नेगेटिव साइड तो फिर दोनों के साथ है ना? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आप ध्यान से देखो ऑप्शन में, दोनों के साथ नेगेटिव है। मैं आपकी बात समझता हूँ, ऑप्शन में ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ यामिनी? सर मोड लगा रखे हैं। हाँ, ऑप्शन में क्या लगा रखा है दोनों एनर्जी पे? मोडलेस लगा रखा है, मोडलेस। समझ रहे हो अंकुश? हाँ, मोडलेस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हो बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो चेक कर लो भाई। लिथियम की एनर्जी ज्यादा है, एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यस नो सर। चलो फिर आइए। आई थिंक अंकुश अब आपको क्लियर होगा बच्चे। चले सर सर, मतलब यस सर या नो सर? मेरे को सर सुनाई दिया सिर्फ। यस सर।
ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझो। अब क्या कहता है, नंबर ऑफ एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये क्वेश्चन अच्छा है। वो क्या कहता है कि भाई अगर हाइड्रोजन से या कोई भी एटम है भाई, उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो n लेवल से कहाँ ट्रांजिट करता है, नीचे की तरफ आता है। चलो नीचे की तरफ n से हटो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है 4th लेवल पर, तो वो कहाँ कहाँ आ सकता है बच्चे 4th से? 3, 2, 1. थर्ड पे आ सकता है, सेकंड पे और 1 2 पर आ सकता है और फर्स्ट पर आ सकता है। ग्राउंड पे। हाँ, Round 3. तो कितने तरीके से एमिट हो सकता है सर? 1, 2, 3 तरीके से। 3। ओके ब्रो, ओके, यू आर राइट। 5 पर है तो सर 4 4, तरीके से। 3, 2, 1. 1, यही होगा ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो 5 है तो 4 तरीके से नीचे आ रहा है, 4 है तो 3 तरीके से नीचे आ रहा है, 6 पर है तो 5 5 तरीके। तरीका 7 पर है तो 6 तरीके। से। n पर है तो n n माइनस माइनस 1 तरीका n-1 तरीके से। अगर n-1 पर है तो n माइनस n माइनस 2 तरीके से। 2 तरीके से। अगर n-2 पर है तो n माइनस 3 तो अगर टोटल मैं देखूं कितने तरीके से है, तो इसका एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास। क्या सर? ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर एमिट हो सकती है तो कितने से हो सकती है, कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन है, वो है n इंटू n-1/2। कैसे सर? n की वैल्यू 4 पुट करो, देखो तो क्या आ रहा है। ये क्या हो गया सर? देखो ध्यान से, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है? समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब तुम्हें लग रहा होगा सर अगर 4th लेवल पर है तो सर 6th कैसे आ गई, यही बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो जी। हाँ या ना? यस Yes, sir. पर अभी यहां पर ध्यान से देखना, n की वैल्यू तुमने 4 पुट करी, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां पढ़ो कहाँ गया, ये देखो, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इज n-1, n-2, n-3, यहां से करते करते 1 तक। ये कब की है सर? ये सिर्फ n की बात नहीं है, ध्यान से देखो। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा है एक स्टेट में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, तो n स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-1 स्टेट तक, ठीक है, वहां से वो n-1 पर भी जा सकता है, n-2 पर भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, चलता रहेगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, सेकंड स्टेट पे आ जाएगा, फिर फर्स्ट स्टेट पे भी आ सकता है। ये सारे पॉसिबल ट्रांजिशन है। लेकिन अगर n से है तो पक्की बात है n से नीचे वालों पर आएगा, हाँ या ना? कभी भी n से Yes, sir. ऊपर जा सकता है क्या? कभी भी n से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नो सर। So there are n-1 possible transition starting from nth state। ये बात समझ में आती है? कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं? अगर वो n से है, n पर है, तो कितने ट्रांजिशन हो सकते थे? अभी देखा है हमने, n माइनस 1। n- पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते थे। अब अगर वो n से n-1 पर, भाई अभी तो n पर था, तो क्यों, क्या हो गया अब तुम्हें? सर में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा, हेडेक हो रही है। देखो अगर लगा पा रहे हो तो लगा लो टैबलेट वगैरह खा के, वरना फिर रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे। इसकी आवाज तो रोने लायक हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे दर्द होती है ना। अच्छा कोई बात नहीं, रेस्ट करो और रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चे, यस सर। ठीक है? कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर सब, तो हमने बोला भाई वो n से स्टार्ट हुआ था, तो n से गिरने पर वो कहीं पर भी गिर सकता था, n-1 पर भी, n-2 पर भी, उसके n-1 वेज थे। बट n से वो n-1 पर चला गया, तो आगे फिर से n-1 से उसके नीचे जाने के कितने वेज हैं? n-2। अब n-2 पर भी गिर सकता है, n-3 पर भी, हमने मान लिया n-2 पर गिर गया, फिर n-2 पर गिरा तो उसके कितने वेज हैं आगे? n-3। हम टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन जब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला है क्या? n इंटू n-1/2, यानी इन सबको मिला के। कैसे सर? भाई
पहले शुरू में गया n पर, तो n से मान लो n-1 पर गया, तो अब n-1 वेज है, n-1 वेज है। फिर n-1 से नीचे चला गया तो n-2 वेज है, फिर n-3 वेज है। इन सबको ऐड करते रहो, समझ रहे हो बात को? n-4 यस सर, वेज समझ गए। जाते 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 सेकंड स्टेज में आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा। इन सब को जो सोल्व करके जो आंसर आ रहा है ना, उसका ये फॉर्मूला है क्या? n इंटू n-1/2। समझ में आ गई अब ये बात? ये सिर्फ फोर्थ से नहीं है, फोर्थ के बाद अगर 3 पर गिर गया, फोर्थ के बाद अगर कहाँ गिर गया बच्चे? फोर्थ से स्टार्ट हुआ, फोर्थ के बाद अगर 3 पर गिर गया, फिर 3 से भी तो आगे जाने के बहुत सारे वेज है ना। 3 से कितने वेज हैं आगे? 2 वेज है। फिर 2 पर गिरेगा तो उसके बाद कितने वेज है? 1। तो 4 से वो One कहाँ way है। कहाँ कहाँ जा सकता है? उस पूरे को मिला के हमारे पास एक फॉर्मूला बना है सर, क्या? n इंटू n-1/2। बस। n-1/2। कभी भी तुमसे पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हैं, पॉसिबल ट्रांजिशन, लेकिन कब सर? एमिशन में। कब? एमिशन में। एमिशन क्यों बोला सर मैं? जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाता है तो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है? आप खुद बताओ। एमिशन। हालांकि इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं हम। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी दे दूंगा मैं अभी आपको, पर ये समझ में आया सबको? यस यस सर। होता क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम में? एमिशन स्पेक्ट्रम में होता है, एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का, मान लो मैंने यहाँ पर कोई गैस रखी है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चेक करना है, तो इसके थ्रू मैं व्हाइट लाइट पास करता हूँ। क्या पास करता हूँ बच्चे? व्हाइट लाइट। फिर यहाँ पर प्रिज्म रख दो, या प्रिज्म की जगह कोई स्पेक्ट्रोमीटर रख दो। स्पेक्ट्रोमीटर वेवलेंथ की फॉर्म में डिवाइड कर देगा, ऐसा समझो इन सबको। तो व्हाइट लाइट आई, तुम्हें पता है सारे कलर आने चाहिए थे विबग्योर वाले, कंटिन्यूअस, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जब भी वो प्रिज्म से टकराता है, याद है ना? सबको पता है। यस हमने जब देखा इससे पास करके तो सारे कलर नहीं आए, कुछ ऐसे कलर आ गए, जैसे यहाँ पर मान लो वायलेट भी आ गया, इंडिगो भी आ गया, ब्लू भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, ये बीच में कोई ना कलर रह गए, बीच में कोई कलर, जैसे जो रेड वाले है ना, ये कलर काले काले दिख रहे। क्या दिखे सर हमें? ब्लैक ब्लैक, मतलब सर एम्प्टी दिखे। मतलब मुझे यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम तो दिखा, मुझे यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम भी दिखा, मुझे यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम, ये लाइन भी दिखी, मुझे यहाँ पर ये लाइन भी दिखी, लेकिन इनके बीच में जो कुछ एक लाइनें थी वो क्या थी? गायब थी। कुछ एक लाइन गायब थी। मतलब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बट ऐसा नहीं मिला। जबकि हमें पता है व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से जाएगी तो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है? कितने? बट वहां पर 7 कलर, मतलब जो भी हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उसमें से कुछ लाइंस मिसिंग थी। अब वो मिसिंग लाइन कहाँ गई? गायब थोड़ी हो गई। वो क्या हुआ, उस गैस से, जिस गैस से हमने पास किया, उसने क्या कर ली थी? वो लाइन उस वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। क्या कर लिया था? एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ रहा है? तो जो बाहर हमें नीला, इसी को बोलते हैं इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें से कुछ लाइन इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपको पता लग जाएगा कि ये लाइन कौन, ये जो गैस है मरकरी गैस है, मान लो मरकरी वेपर है, तो उसके ने कौन कौन सा गैस को, कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। और ये एक खास बात होती है, हर एटम की गैस, जो हर गैस होगी वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे हमारा डीएनए होता है ना, हम कैसे पहचानते हैं कि मतलब ये फादर और सन सेम है? डीएनए मैचिंग करते हैं ना, याद है ना? हर इंसान का पापा के साथ मैच होता है, उसके होता है ना, फादर और बेटे का, सनन का। तो अब यहाँ पर कैसे मैच होगा कि ये कौन सी गैस है? हर एक गैस की जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, हर एक गैस की। तो अगर तुम स्पेक्ट्रोमीटर से किसी गैस के थ्रू व्हाइट लाइट पास करके देख रहे हो और उसने एक पर्टिकुलर गैस एब्जॉर्ब किया, आपके पास एक टेबल होगी, अगर इसने ये एब्जॉर्ब किया तो ये मरकरी वाला लैंप है, यानी ये गैस कौन सी है? मरकरी वेपर है। ऐसी हीलियम की है। समझ रहे हो ये बात? सब क्लियर है सबको ये बात? ये इनकी आइडेंटिटी होती है। ये इनकी क्या होती है बच्चे? आइडेंटिटी। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन।
समझ रहे हो? अगर मान लो टोटल में 7 ऐसे ऐसे लाइंस थी, यहाँ पे फर्स्ट भी आ गई, 3 भी आ गई, 4 भी आ गई और 7 आ गई, तो कौन कौन सी लाइट नहीं दिखी तुम्हें? सेकंड, 5 6 फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाली बात हो गई। अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम होता है कि कोई भी गैस है उसके थ्रू, उसको जब हीट किया जाता है उसके थ्रू जो लाइट निकलती है उसमें कौन कौन सी रेडिएशन आती है। मतलब सब जब हीट करते हैं तो देखो एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक्साइट हो जाते हैं? हायर लेवल पर। और जब हायर लेवल से वो लोअर लेवल पर आते हैं तो क्या एमिट करते हैं? रेडिएशन। तो ये उनका, ये जो हीट करने के बाद जो रेडिएशन छोड़ते हैं, ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया इनका? एमिशन स्पेक्ट्रम। और खास बात क्या है, इनके एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ ही लाइनें आती हैं जो इनमें मिसिंग थी ना। कौन कौन सी? 2, 5 और 6। अगर ये सेम है, अगर ये मान लो मरकरी वाला है, ये भी मरकरी वाला है, तो इसमें सिर्फ दिखेंगी ही हमें 3। कौन कौन सी दिखेंगी? 2, 2 5 5 6 तो एब्जॉर्प्शन में जो मिसिंग होती है, एमिशन में वही हमें दिख जाती है। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। है ना? मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे अब तुम्हें मैं बोलूं ये कोई एक्स गैस है, इसने लाइट छोड़ी तो हमें जो लाइंस मिली कुछ ऐसी मिली जिसमें 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और 7 था। अब तुम मेरे को बताओ इसके एमिशन में कौन कौन सी दिखेंगी? 1 और 6 1 और 6 समझ में आ रही है बात? तो ऐसे चेक करते हैं। ये होता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन फैक्टर। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। अभी हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, n इंटू n माइनस 1। कितने पॉसिबल ट्रांजिशन होते हैं, यहाँ से n की वैल्यू सीधा समझ में आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. चलो यस सर। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस, इससे एक क्वेश्चन भी आएगा। सॉरी, अब वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया तुम्हें। अब जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब कोई भी चीज अगर मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी चीज है, जो भी पार्टिकल है, वो अपनी कहाँ रहना चाहता है? मिनिमम एनर्जी पे। हाँ या ना? यस सर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो भी एटम है वो अपनी कहाँ रहना चाहता है बच्चे? मिनिमम स्टेट पर। और मिनिमम स्टेट कौन सी स्टेट होती है? ग्राउंड स्टेट या हाईएस्ट स्टेट? ग्राउंड स्टेट। Ground state. तो जब भी वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रहेगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, तो वो एटम अपनी या जो भी इलेक्ट्रॉन या एटम की जब मैं बात करूँ, वो अपनी कौन सी स्टेट पर रहेगा बच्चे? ग्राउंड स्टेट। और अब ग्राउंड स्टेट से, अब ऑब्जॉर्प्शन कहीं से भी हो सकता है बच्चे। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा हो, मतलब अपनी सेकंड स्टेट पर हो। अब सेकंड स्टेट से अगर ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहीं और जा सकता है। फर्स्ट स्टेट से हो रहा है तो आगे और जा सकता है। थर्ड स्टेज से हो रहा है तो कहीं और जा सकता है। कहीं और जाने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जांपल 2 पर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है? क्या 1 पर जा सकता है एब्जॉर्ब होकर एनर्जी को लेके? नो सर। 2 से इंफिनिटी की तरफ जा सकता है ना। 3 पर हो तो नीचे 2 तो जा ही नहीं सकता, आगे जा सकता है ना। और 4 पे हो तो उससे भी आगे जा सकता है। समझ में आ रही है बात? Yes. यस सर। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर तो कितने सारे केस बन जाएंगे इसमें भी। बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन तो, मतलब जो एटम होगा वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? कौन से? अपने लोवेस्ट एनर्जी पे, यानी कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट में मिलेगा सर। तो ग्राउंड स्टेट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो क्या होती है वो? उस स्टेट को कौन से सीरीज के नाम से बोहर बोलते हैं? सर पे। वो भी ठीक है। और कौन सी सीरीज पे आता है जब भी इलेक्ट्रॉन? Lyman. लाइमन से। लाइमन सीरीज। तो अगर एक ग्राउंड स्टेट पर ही मिल सकता है तो ग्राउंड स्टेट से आगे जाने के कितने वेज हैं? n माइनस n-1 वेज। तो एमिशन की जगह जब भी एब्जॉर्प्शन आ जाए तो कितने वेज लिखोगे? नॉर्मल टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। और तुम्हारा ऑर्डिनरी ही मिलेगा क्योंकि हमारे रियल लाइफ में हम ऑर्डिनरी की ही बात कर रहे हैं। वहां पर अच्छा, अगर बाल्मर सीरीज देखनी हो, अभी तो लाइमन ही मिलेगी। बाल्मर देखनी हो तो वो स्टार्स में मिलेगी, क्योंकि बाल्मर के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट की जगह कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, है ना। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये टेम्परेचर कहाँ मिलेगा तुम्हें? स्टार्स में। तो तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सिर्फ लाइमन सीरीज का। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज यूज होती है? सिर्फ कौन सी सीरीज दिखेगी तुम्हें? वो कौन सा होगा? Lyman. समझ में आ रही है? लाइमन से। हाँ,
तो इसके कितने वेज हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? सिर्फ n N माइनस, minus 1. कि वो होगा ही ग्राउंड स्टेट में, तो Yes, ग्राउंड स्टेट से आगे कहाँ जा सकता है? उसके कितने वेज है? बस ग्राउंड स्टेट में नहीं रह सकता, तो n माइनस 1। क्लियर है सबको? यस सर। देखो मैं पढ़ा भी देता हूँ इसको, यही बात देखो। सिंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट ऑल द एटम्स रिमेन इन देयर लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सो n is equal to 1 पर, so absorption transition can start from only n is equal to 1 level, not from 2 3 4, क्योंकि अगर 2 3 4 से स्टार्ट होगा तो उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए सर? बहुत ज्यादा चाहिए, हाँ या ना? बोलो। ज्यादा हाँ, एक सेकंड दो, मैं चार्जर कनेक्ट कर लूं वरना बंद हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है बात? तो अगर n इज इक्वल टू 2 3 और में जाना चाहेगा तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो सिर्फ कौन सी Yes, सीरीज sir. फाइंड होगी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? Lyman. लाइमन से। ठीक है, चलो। और वहां से निकलने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी मिल सकती है तुम्हें? n माइनस 1। तो अब एमिशन के लिए 100 बातों की एक बात, अगर एमिशन हो तो क्या फॉर्मूला यूज होगा बच्चे? N into N n minus into n 1 minus plus 1 by 2. 2. दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes. ऑप्शन है तो कितने वेज हैं? कितने हैं? N minus N minus 1. n minus minus 1 है। 1 वे। चलिए, अब यहाँ पर देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वेवलेंथ्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ हाइड्रोजन सैंपल इफ एटम्स आर एक्साइटेड टू स्टेट्स विद प्रिंसिपल नंबर n। अगर वो n लेवल पर चला गया है, अब कितनी वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी? n लेवल पर चला गया तो वापिस आएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है। Yes. सर। तो यस बताओ कितनी वेज होंगी? 0 सोचो, n लेवल है तो कितने वेज होंगे? आपको पता तो है? N n minus minus 1 1. वे। n इंटू, माइनस n minus 1 by 2. क्लियर है सबको? यस यही सर। तो है नंबर ऑफ वेव्स, मतलब Yes. नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। नंबर ऑफ वेवलेंथ 3 to 2 एक वेवलेंथ, 4 to 2 एक वेवलेंथ, दूसरी वेवलेंथ 4 to 5, ऐसे 4 to 1 तीसरी वेवलेंथ। तो जितने ज्यादा नंबर, जितने नंबर ऑफ वेव्स होंगी उतनी ही क्या होगी सर? नंबर ऑफ वेवलेंथ होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछ लूं इलेक्ट्रॉन है अपनी 6th स्टेट पर, तो बताओ कितनी वेवलेंथ दिखेंगी? तो n की जगह क्या पुट कर दोगे? 6 6, तो 6 15 into आएगा आंसर। minus 1 by 2, तो कितना? 15 30 by 2 दैट इज 32 लेकिन अभी वो 6 की जगह उसने बोल दिया n पर है, तो क्या लिखोगे? n इंटू n माइनस 1 बाय 2। 2। दिख रहा है यहाँ पर सबको? यस सर। Yes, sir. इसने भी लिख दिया Yes, रिमेंबर, sir. अब तो तुम रिमेंबर करना ही। चलिए, अब यहाँ पर देखो, एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम है, वो गैसियस हाइड्रोजन को मतलब रूम टेम्परेचर पर क्या कर रही है? बॉम्बार्ड कर रही है। कितनी एमिशन होगी लाइंस? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या लगता है? सीधा सीधा थोड़ी पूछेगा, इतने तुम चालू थोड़ी हो, है ना सर भाई? एनर्जी से निकाल लेंगे हम n की वैल्यू हाँ, का। बात ही खत्म। एनर्जी से किसकी वैल्यू आ सकती है तुम्हारे पास? n की वैल्यू n की वैल्यू, और n से तो तुम्हें पता ही है कितनी एमिशन होगा? n इंटू n माइनस 1 बाय 2। फटाफट करो, एनर्जी से n की वैल्यू निकालो पहले तो। फटाफट 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 आंसर आ जाना चाहिए अभी तक तो। अरे भाई, आज कैसे मेरे को कोल्ड हो चुका है। एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना सबको? Minus 1 by. अरे सबका ज्वाइन हो गया? चलिए,
क्या आ रहा आंसर? minus 1.5 electron volt. मेरे को n की वैल्यू बताओ, फिर n से वो बताओ। कुछ तो ऑप्शन डालो। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं? एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है। नहीं हो रहा? हाँ या ना तो बोलो। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, दिख रहा है जीरो आ सबको? रहा है, ओवर आ रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। फॉर्मूला तो यही लेकर आना था, अभी तुम लोग ही बोल रहे थे। दिख रहा है? देखो, यही फॉर्मूला था ना। अरे जेड की जगह इसने क्या पुट कर दिया? बस 1 कर दिया। 1, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आया, उसकी एनर्जी कितनी थी? 12.5। 12.5। वो एनर्जी 12.5 थी सर, वो एनर्जी 12.5 थी। इतनी एनर्जी से टकराया है, इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली है, तो अब वो कौन सी स्टेट में जाएगा, कैसे पता लगता है? ये फॉर्मूला दिए नहीं रखा तुम्हें? क्या था वो? माइनस 13.5 जेड स्क्वायर बनेगा। 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एनएफ का स्क्वायर माइनस। हाँ, तुमने ये भी यूज कर लिया होगा आई थिंक। Yes, sir. वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में एनर्जी कितनी होती है उसका फॉर्मूला होता है। मैंने बार बार बोला है, जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब रूम टेम्परेचर पे होगा कहाँ वो, पहले तो ये बताओ। फर्स्ट लेवल पर ग्राउंड स्टेट। तो यही तो क्या हुआ उसने। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो करके देखो। तो E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू तो 1 है। अब कहाँ आएगा पता नहीं सर, लेकिन ये होना कहाँ चाहिए था, फर्स्ट पर होना चाहिए। 1. तो अब E की वैल्यू दे रखी कितनी? 12.5. कर लो फटाफट अब तो सोल्व। 12.5 डिवाइडेड बाय 13.6 इज इक्वल टू 1 बाय एनएफ का स्क्वायर माइनस 1। तो करो अब तो, सोल्व कर दो, जल्दी जल्दी करो। एनएफ की वैल्यू निकालो, इसको एलसीएम लेके वैसे नॉर्मल कर दो, एलसीएम नहीं लेना तो अप्रोक्सीमेट कर दो फटाफट। इसको लगभग लगभग 1 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? 2। हाँ, करके देखो भाई। कर रहे हो सब? हाँ भी नहीं बोलते एक तो। यस सर। करो फटाफट, हम इतने चेक करें तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। ठीक। 3.51 सर। एनएफ की वैल्यू क्या आ रही है? रेसिप्रोकल कर देना उसके बाद। सर 3.5 3.5 पक्का? मेरी तो यही आई सर। बाकी सबकी? अरे बोल दो छानू। कोई नहीं बोलता। नहीं बताओगे? सर बस 35 सेकंड रुको। ना ही बताते तुम लोग। 35 सेकंड हुए नहीं क्या तेरे भाई? सर 3
अगर रेसिप्रोकल करें पूरा। आ रहा है सबका 3 क्या? सही इतना ही आ रहा है आसपास। 3। तो अगर NF3 आ रहा है तो मेरे को ये बताओ कितने नंबर ऑफ वेज हैं? n इंटू n-1 2। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितना हो गया? सर 3 हो गया। 3 पॉसिबल ही लाइन है। बनेगी सर। 3 में से 1 गया 2, 2 3 था 6, 6/2 कितना हो गया? 3। Three. तो कहाँ जा सकता है सर? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितनी है? 3 है। 3 कितनी है? 3। समझ में आ रहा है क्या? Yes. बोलो हाँ या ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो तो यही बोला हुआ है उसने, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। सी। बात खत्म। चलो फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, यही आगे शायद। हाँ यही आगे करो, अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब जिसको पिछले में डाउट था उसको इसमें क्लियर हो जाएगा। लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन है कहां पर बच्चे? फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वो एक्साइट हो गया सर, लैम्डा पर चला गया, लैम्डा वेवलेंथ से एक्साइट होकर हाई लेवल पर चला गया, एच पर। ठीक है, अब बताओ यहां से वो डी एक्साइट होने के कितने पॉसिबल वेज हैं? वो बता रखे हैं उसने। कितनी वेवलेंथ निकलती है टोटल? 6. 6। यानी टोटल वो n इंटू n माइनस 1/2 करके क्या आ रहा है? 6 आ रहा है सर। तो तुमसे पूछा लैम्डा की वैल्यू, कर सकते हो क्या? पहले तो n की वैल्यू बताओ। 4. सबका आ रहा है 4। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 करके अब बता दो आंसर क्या आ रहा है। तो n स्क्वायर माइनस 4 आ रहा है सबका क्या? Yes, sir. इसका नहीं आ रहा बताओ। 4 पुट करके देख लो, अगर नहीं दिख रहा तो 4 इंटू 4 माइनस सर 2। हो रहा है। तो 3 4 द 12 टू द 12 टू क्या 6। तो हमारा 12/2 6। यस सर। जिस बच्चे का 4 नहीं आ रहा मेरे से पूछ ले अभी, चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में भी पुट कर सकते हो तुम ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे सोल्व करना चाहते हो। बट तुमको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए सर 6 कब आएगा, जब यहाँ पर क्या बनना चाहिए 12 बनना चाहिए। और 12 कब बनेगा सर? ये 3 और ये 4, ये 4 और ये 3, 4 माइनस 1। समझ में आ रहा है? इतना बहुत तो Yes. हम दिमाग लगाएंगे अब, वरना तुम क्वाड्रेटिक Yes, इक्वेशन से तो सोल्व कर ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व इसको? वैसे Yes. यस कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो बच्चे अभी। No, sir. इसको सोल्व कर दो, -n², इसका आ जाएगा -4n + 3n, राइट? -12 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा n क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। क्या कह रहे हो? रिपीट कर देंगे, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। हाँ, हम इसने कहा है बच्चे टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं। 6 स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही है तो हमने n इंटू n माइनस 1/2 को किसके इक्वल रख दिया? 6 के। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख पुट किया, सब कुछ सोल्व करके n की वैल्यू क्या आ रही है? 4। 4। यानी कहां से गिर रहा है सर वो? 4 से। कहां से? 4 से। n इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अब n 4 आ गया तो क्या वेवलेंथ नहीं बता पाओगे क्या? कौन सी वेवलेंथ उस पर गिरी थी? वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? बोलो। R z square into 1 upon NF square minus 1 upon NI square। r z कितना लूं सर बताओ? 1 3। 1 कैसे हुआ? 3 होगा। बताओ। नहीं 3 का स्क्वायर 3 9। NF स्क्वायर कहां पर जा रहा है सर? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट में, और क्योंकि ni होगा मेरा 4 तो ni की जगह क्या लिखूं? 16। तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 9 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा फटाफट बताओ? 15/16। 15/16. तो 1/λ इज इक्वल टू 15 इंटू 9 इंटू r/16। लैम्डा क्या आ जाएगा? 16/15 इंटू 9 इंटू 1/r को क्या लिख सकता हूँ? 912। 112। नेक्स्ट फटाफट सोल्व करो, आंसर बताओ। फटाफट सोल्व करेंगे। और जिसको, जब तक बच्चे सोल्व कर रहे हैं, जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है वो पूछ लो।
कि सर ये n कैसे आया, ये सब कैसे आया, कुछ भी। किसी को कुछ भी पूछना है बच्चे तो पूछ सकते हो, आपके पास टाइम है मेरे भाई, टाइम है। लेकिन अब एटम से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारा। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है, फटाफट बताओ। यामिनी समझ में आ रहा है बच्चे आपको कैसे सोल्व किया हमने? यस सर। हाँ सोनाक्षी, Yes, sir. फिर आंसर निकालो भाई साहब, किसी का नहीं आया? क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर? डी डी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? डी, 10.8। कितना आ रहा है? 10.8। अगर आप वैसे सोल्व करोगे इन सबको तो वो आएगा 108, लेकिन हमारा एमस्ट्रॉन्ग में आ रहा है और इनका नैनोमीटर में है। एमस्ट्रॉन्ग को क्या लिखते हो? 10⁻⁻⁻, -10. और नैनोमीटर में करने के लिए इसको एक दे दो ना, यहाँ पर 10, यहाँ पर एक डिवाइड कर दो 10। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो ये ऐसे नहीं लिख सकता क्या? Yes, sir. 10.8 इंटू 10⁻⁹ तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जिसका नहीं आया फिर से चेक कर लो अच्छे से, 1 सेकंड और है, फटाफट करो। अरे बता दो हाँ या ना, मेरे को जोश नहीं दिख रहा आज जैसे कल दिख रहा था तुम्हारे। मैच है। Yes, sir. हो रहा है Yes, sir. Yes, जोश sir. नहीं यार, मेरे को फीलिंग नहीं आ रही तुम्हारी, जोश नहीं है तुम में आज। हाँ जी सर। बाकी सब सो रहे हो? जिसको समझ नहीं आया वो सर मेरे से मैच पूछ लो, हो इंपॉर्टेंट गया कंसेप्ट है ये। सर। हो गया मैच, चलो फिर चलिए। तो ये देखो 10.8 आ गया, एन की वैल्यू 4 आ गई। एन की वैल्यू मैंने कौन से फॉर्मूले से निकाली है सुजल, फटाफट बताओ। सर n की n माइनस n इंटू n माइनस 1/2। हाँ ये किसका किसका फॉर्मूला है? एबिशन का या एब्जॉर्प्शन का? एमिशन। एमिशन, वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन का क्या होता है आयुष, फटाफट बताओ। आयुष एब्जॉर्प्शन का? सर n-1। वेरी गुड, तो सबको समझ तो आ ही रहा है। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन अभी करना चाहे इससे पहले थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे। आओ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इन ये क्वेश्चंस तुमने कर लिए हैं लगभग लगभग सारे, मैंने होमवर्क में डाले हैं, बट कई बच्चों ने इनकी प्रॉब्लम्स नहीं ली मेरे से, तो मैं तुमको थोड़ा थोड़ा हिंट देता चल दूंगा आगे, ठीक है? आओ, पहले क्या कह रहा है, एक in the line spectra of hydrogen atom difference between the largest and the shortest wavelength of the Lyman series is 304 angstrom। अब पहली बात तो एटम कौन सा दे रखा है बच्चे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज है तो सबसे पहले बताओ एनएफ क्या होगा? 1. 1। अब अगर लार्जेस्ट की बात करूं तो एनआई क्या होना चाहिए? n इंफिनिटी। और स्मॉलेस्ट की बात करूं तब क्या होगा? शॉर्टेस्ट। वेवलेंथ बोली है इसने, वेवलेंथ। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब स्मॉलेस्ट क्या? फ्रीक्वेंसी। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी। जितनी दूर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी जाएगी, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे ज्यादा। ज्यादा एनर्जी। तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कहां से गिरना पड़ेगा? सर सबसे ज्यादा एनर्जी तो अब सबसे ज्यादा चोट लगेगी कहां से गिरेगा? Infinity से. इंफिनिटी से। इंफिनिटी से। और कब सबसे कम लगेगी? जब ग्राउंड 2 से ग्राउंड गिरेंगे। तो है ही, गिरेगा कहां से गिरे? 1 से 2 से गिरे ना। 1 से 1 पर कैसे गिरेगा बच्चे? 2 से है ना, 2 से ही 1 पर गिर सकता है ना। अभी पहली स्टेयर पर ही कूदते रहो, इसको जंप थोड़ी बोलोगे, यस है ना, वो वाली जंप की नेक्स्ट सीढ़ी पे जंप थोड़ी बोलोगे। जब भी वो गिरेगा तो क्या गिरेगा? अपने से नीचे गिरेगा ना, कभी भी ऊपर तो गिर नहीं सकता ना, उस लेवल पर गिर सकता है। अगर 2 पर है तो 2 से 1 पर गिरेगा ना। यस सर। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. साथ में एक और बात लिख देते हैं, वो क्या बोल रहा है?
तुमने सेम बताना है किसके लिए, पास्चन के लिए। तो पास्चन के लिए बताओ NF क्या होगा, 3 3। NI क्या होगा, NI क्या होगा जब लार्जेस्ट वेवलेंथ हो और जब Smallest. NI 4 होगा, स्मॉलेस्ट के लिए तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा और 4 होगा। इन्फिनिटी, और ये क्या होगा, क्लियर है ना 4 सबको? Yes, sir. yes sir, अब यूज कर लेते हैं सर। यस सर। अरे कहाँ लिख दिया ही मैंने, चलो कोई बात नहीं, अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वन लैम्डा की बात हो रही है ना, तो 1/λ पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या होगी, RZ²। हाइड्रोजन है तो Z की बात करूंगा ही नहीं, R इंटू 1 बाय क्या, NF क्या लिखूं शॉर्टेस्ट के लिए, लार्जेस्ट के लिए 1 माइनस 1 बाय, infinity इसकी बात कर रहे हैं, सबसे कम एनर्जी है लार्जेस्ट 2 1/4 है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। Yes, sir. समझ में आ रहा? ये तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बताओ फटाफट, जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात है। ये is equals to R1 upon 1 minus 1 upon infinity. यही होगा क्या, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अब इसके लिए फटाफट लेके बताओ, पास्चन के लिए ये पहले लार्जेस्ट था, 1/λ इज इक्वल टू R 1 upon 1 upon 9 is 1 upon minus 6. minus 1 upon 16. यहाँ स्मॉलेस्ट के लिए R1 upon 9 1 upon infinity. यही होगा क्या, हाँ या? Yes. Yes, sir. लैम्डा डैश बोल, लैम्डा डबल डैश, हाँ बोलो बच्चे। यस सर यही होगा। चल इसको लैम्डा 1 Yes, लैम्डा 2, चल लैम्डा सेम नहीं होंगे दोनों, पता है ना ये बात तो। Yes sir. Yes, sir. यस सर। फिर लैम्डा लैम्डा से काट दो। चलो अब इसको सोल्व कर देते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 क्या, यहाँ क्या आ जाएगा 1/λ2 R ही सिंपल। R ही आएगा। तो इनके बीच में लैम्डा क्या आ जाएगा बच्चे 4/3 4/3 R आ, और λ2 क्या आ जाएगा 1 by R. 1/r, सॉरी वेरी गुड, बचा लिया तुमने मेरे को, 1/r। और इसने कहा है कि जब लाइमन की बात होती है तो डिफरेंस गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, λ2 माइनस या λ1 माइनस λ2, 4/3R माइनस 1/r इसके इक्वल गिवन है बच्चे हमें, देखो 1 by 304 304 4 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है 1/r किसके इक्वल होता है, सर 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम। पहले तो इसको सोल्व कर दो, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 by 3 4 माइनस 1 304 एंगस्ट्रॉम, यही आएगा क्या? Yes sir. हाँ बोल रहे हो, देख लो। सर 3 आना था। तो फिर बोलो ना, तो 1/3R किसके इक्वल है 304 एंगस्ट्रॉम, ठीक है क्या? Yes देख sir. लो देख लो। तो 1/r तो आपको पता ही है, बट अगर आप अभी के लिए इतना भी रखना चाहो तो रख लो। 1/3R किसके इक्वल है 304 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. अब मैं आपको बताता हूँ असली क्वेश्चन, मैं साथ साथ क्यों करा रहा हूँ। अब इनका डिफरेंस निकालना एक बार। R कितना आ रहा है ये 1/9 माइनस 1/16, करो एलसीएम क्या लोगे? अरे यार बताओ 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 फटाफट बताओ, सोल्व करोगे इसको? यस करो फटाफट। एलसीएम लिखना सिखाऊं क्या? नहीं सर। ऐसे कर सकते हो, ये एक तरीका है, आगे तो और भी बहुत तरीके हैं। कॉमन फैक्टर्स 4 चौक 16 है ना, ऐसे ही करोगे? अरे भाई कर लो फटाफट। हाँ बोलो क्या पहले हो 2 रहा है? से करो फिर 3 से करो। क्या आ रहा है? सर 132 136 136 पक्का? 144 आएगा आई थिंक। 44 आ रहा है सर। 136 कैसे आएगा? 9 पे जाता ही नहीं 136, ठीक है। 144 यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 9, राइट? यस तो सोल्व Yes, sir. ये कितना आ जाएगा 7/, 7 by 144. क्लियर है सबको? बोलो
यस चलो सर 1 बाय लैम्डा डबल डैश किसके इक्वल आ रहा है? r बाय 9, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी तो क्या हो जाता है? 0। Zero. इनको सोल्व कर दो फटाफट, इन दोनों का। अच्छा लैम्डा डैश क्या आ जाएगा? 144 बाय 7 7 R. और लैम्डा डबल डैश 9 बाय r। फटाफट सोल्व करके बताओ दोनों का डिफरेंस। 144 माइ 7r माइनस 9 बाय r। 7r एलसीएम 144 माइनस और 7 दिन करो फटाफट, फटाफट आंसर निकालो। 1 बाय r की जगह पता है ना क्या पुट करना है? आज Yes, sir. ढीले हो तुम भाई, आज ढीले हो बहुत। हालांकि ये तो होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। 1 बाय r की जगह क्या पुट करोगे? 912 angstrom. हाँ करो 912 करो करो। अब एक एक चीज करवाने लग जाऊं मैं ऐसे। आओ 7 2 14 81/7. क्या रहा है? 81/7 है. तो यही आ रहा है देखो, 81/7 दिख रहा है सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ था? बोलो हाँ नहीं. या नो सर कुछ भी, किसी को कोई डाउट है तो देख लो आराम से। कर सकते हैं 81/7। Yes. 7 आर आ रहा होगा ना साथ में? Yes, sir. Yes, sir. 81/7 आर को क्या लिखोगे? 1 बाय आर को तो क्या लिख देते हो? 900। 912. 12 तो इसमें यही angstrom. लिखा हुआ है देखो, 81 इंटू 912 डिवाइड बाई 7, यही हमारा आंसर है। और ये न्यूमेरिकल में आया हुआ है। न्यूमेरिकल का मतलब कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। तो इसीलिए कह रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन अभी तुम करना स्टार्ट कर दो। इसलिए मैं कैलकुलेशंस नहीं छेड़ रहा आज। समझ में आ रहा है? जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। ऑप्शन में तो तुम देख लेते हो ना, और न्यूमेरिकल आते भी अच्छे हैं। अगर अटेम्प्ट कर लो तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी बच्चे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो अच्छे से यस दिमाग सर लगाई जाएंगे बच्चे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब फिजिक्स पार्ट में किसी को डाउट यस है? सर फिजिक्स पार्ट में बताओ। No, sir. नो सर नहीं है इक्वेशन लिखी है। और एक बात बताऊं, अब मैं क्यों साथ साथ करवा रहा था, क्योंकि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। नहीं लाइमन सीरीज का निकालने की जरूरत ही अभी वो गिवन था नहीं थी, बट वो गिवन है। तुम बाल्मर की वैल्यू पुट कर दो। जिसको 1 बाय आर पता है ना क्या होता है, उसको बाल्मर का ही सीधा पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसको 1 बाय आर नहीं पता या आर की वैल्यू जो भूल गया, उसको किसकी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी? लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज में तुम आर की टर्म्स में वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ पुट करोगे। लेकिन जिसको लाइमन सीरीज की बात मतलब 1 बाय आर पता है, वो सीधा बाल्मर में पुट करे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बाल्मर कह रहा हूँ, क्या है ये? है ना? फास्ट कंसेप्ट ठीक है, क्लियर है सबको? यस Yes, सर sir. अब देखो ना ध्यान से, इसने आर की जगह क्या कांस्टेंट यूज किया है? सी। लिखा है। तो उस सी मैंने की फॉर्म सोचा में स्पीड ऑफ पहले लाइट ही तो नहीं है कहीं पे देख, इन्होंने सी की वैल्यू निकाल ली है पहले 912, और हमें पता है सी की मतलब क्या होता है? 1 बाय आर ही तो है। वैल्यू क्या है? 912। समझ में आ रही है बात? तो फॉर्मूला दिमाग से रखना, काम ध्यान से करना। अच्छा स्पीड ऑफ लाइट समझे बैठे थे, चलो कोई नहीं। ये देखो सबसे पहले फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ कितनी है? फर्स्ट मेंबर समझो कहां पर गिरेगा बाल्मर में? एनएफ क्या होता है? सेकंड सेकंड। 2. पहला मेंबर कहां से आएगा? Sir, 3 से 3 से। Infinity. वेवलेंथ बतानी है सेकंड मेंबर की। सेकंड मेंबर की वेवलेंथ कैसे निकालोगे? कहां से आएगा 1 सेकंड? अपॉन लैम्डा सेकंड मेंबर इक्वल टू कहां से आएगा? infinity. फर्स्ट 4 मेंबर से अगर 3 से आ रहा है तो सेकंड मेंबर कहां से आएगा? 4 से 4 से 4 से। फर्स्ट की वेवलेंथ दे रखी है 6561, थर्ड की सेकंड की निकाल नहीं सकते क्या? हाँ या Yes, ना? sir. फटाफट निकालो और आंसर बताओ मेरे को, और जिसको डाउट है वो पूछे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, होमवर्क में भी दे रखा है मैंने, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मेन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। मैं चेक कर रहा था किस बच्चे को ये आते हैं चीजें। फिर भी किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, आपका एडवांटेज ही है बच्चे इसमें। आज तो भाई
इसमें भी चाहो तो तुम सीधा फर्स्ट, वैसे अगर इसमें तुम आर की वैल्यू ना पुट करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, करना चाहो तो कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आर की वैल्यू से सोल्व करना है तो सिर्फ सेकंड वाला ही यूज करो। हाँ केशव। 486.4 नैनोमीटर। देखो 486 आ रहा है, वही तुम्हारा जो आ रहा है, बिल्कुल 486 नैनोमीटर। क्लियर है सबको? यस सर। यस Yes. जी सर। आसान है, सिंपल था सर। इसकी इक्वेशन चाहो तो सीधा थर्ड इसकी इक्वेशन लिख दो, क्या होती है? 1/λ इज इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू तो 1 है, 1/nf की जगह 1/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और 1/ni की जगह 60 1/60। 16 और इसको अब हम बार बार कर चुके हैं, कितना आता है ये? 3/16, हाँ या ना? यस सर। और अब इसको पुट करोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 16/3r, और 1/r की वैल्यू आपको पता है कितनी? 912। तो 16/3 इंटू 912 काट दो, 3 × 9 3 चौक 12, 304 को 16 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है बात? यस सर। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। ये बात है, एंगस्ट्रॉम में। उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? 486 नैनोमीटर। किसी को कोई डाउट? नो सर। No. नहीं सर। बहुत आसान था सर ये तो। एक क्वेश्चन रह गया, काम खत्म हो चुका है हमारा, एटम खत्म हो चुका है। ये होमवर्क्स थे वही तुम्हारे रिपीटेड है, जिसने नहीं किए। एटम चैप्टर हमारा बस थोड़ा सा आगे टप गया, टपना तो नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में ट्राई करना, मैं हिंट देके जाऊंगा पूरा। आओ, एक पार्टिकल है बच्चे, मास, ये देखो मास, ये कई बार बच्चों कंफ्यूज ना हो जाना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी का स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है? मास की। मास कैसे? की। क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? mc स्क्वायर। एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो। यस सर। मास को ऐसे ही रहने दो, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर को वहां ले जाओ, तो क्या किसकी यूनिट बच गई है? मास। मास। तो मास को तुम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कभी घबराना नहीं है। जहां पर भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर है, एक्चुअल में वो क्या है? मास। मास। चलिए, तो ये मास दे रखा है, एक पार्टिकल आया इतनी मास का, ये एटम के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, जो कि कैसा है सर? रेस्ट पर है, उसके साथ ये क्या कर गया सर? टकरा गया। तो उसके बाद क्या हुआ सर? टकराने के बाद ये पार्टिकल तो कैसा आ गया वापिस से? रेस्ट पर। और जो हाइड्रोजन एटम है वो कहां चला गया? रिकॉइल हो गया और अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। कहां आ गया बच्चे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान सर। रखना। अच्छा, अब तुमसे पूछा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी? पार्टिकल की। कितनी एनर्जी से पार्टिकल टकराया है? किससे? हाइड्रोजन एटम से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्या निकाला Yes, भाई? sir. ये एक हाइड्रोजन एटम है जो कि रेस्ट पर है, ये ऐसा समझो, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये रेस्ट पर है। यहाँ पर एक पार्टिकल आया, कितने मास का? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे टकराने के बाद ये खुद तो रेस्ट पर आ गया, हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो गया अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी n इज इक्वल टू 1 2। n इज इक्वल टू 2, याद रखना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए। अब जब भी ये कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है? मैंने बताया हुआ है ऐसा, कंसेप्ट का नाम बताओ। हमने डुअल नेचर में भी पढ़ा था ऐसा कंसेप्ट, जिसमें मैंने याद करवाया था कुछ। इलास्टिक कोलिजन। हाँ, इलास्टिक नहीं तो सिंपल कोलिजन पे तो है ही, है ना? कोलिजन के ऊपर बेस्ड है, तो कोलिजन के ऊपर बेस्ड है तो क्या कंजर्व रहेगा? एंड मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बोल दो v है, ये तो रेस्ट पर है, और उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो मान लो v डैश हो गई, क्योंकि ये तो कैसा हो जाएगा? 0 तो मोमेंटम कंजर्व्ड होते हैं, तो इन दोनों का मास और मोमेंटम लिख दो। इसका मास m ऑफ पार्टिकल लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्लस इसका मोमेंटम तो क्या है इनिशियली? 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू, बाद में इसका मोमेंटम 0 हो गया और इसका क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन और मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाँ या ना? यस सर। अब मास ऑफ हाइड्रोजन Yes, sir. कैसे निकालूं?
मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे मानूं? अब क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, बट वो तुमको अब ध्यान में रखनी है। क्या है सर वो मिसिंग चीज? मास ऑफ हाइड्रोजन ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लेगा। इन्होंने यहाँ पर लिखना चाहिए था और शायद मैंने मिस कर दिया या इन्होंने मिस कर दिया। किस फॉर्म में लोगे बच्चे? अगर गिवन है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ कोई नहीं। तो हाइड्रोजन एटम का मास कैसे निकालोगे? वो भी तुम्हें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? ये देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, या दिख रहा है? यस सर। मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन भी रहता है। अगर नहीं गिवन होगा तो अब दिमाग में रख लेना कितना, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। अब लेकिन हमारा वो तो किस में दे रखा है मास, मेगा और ये किस में है? गीगा तो कितने का फर्क है? यहाँ पर 10,000 का फर्क आएगा। देखो देखो ये दिख रहा है सबको 1000, क्योंकि गीगा से मेगा में जा रहा हूँ। कहां पर जा रहा हूँ सर? गीगा से मेगा मेगा पर जा रहा हूँ। तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने हो जाएंगे सर? 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन। कितने? 1000 हो गया। बस ये थोड़ा सा रुक जाओ, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, फंस मत जाना इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास तो कितना है सर? अगर हाइड्रोजन का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर किसके इक्वल था हमारे पास? हमारे पास पार्टिकल का मास कितना था? देखो ध्यान से देखो, पार्टिकल का मास कितना था? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसको कन्वर्ट कर दो फटाफट, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? कैसे कन्वर्ट करोगे? समझ रहे हो? 1000 बाय 200 करो, कितना होता है? 0.2 5। चाहे उसको गीगा में कन्वर्ट कर दो, चाहे इसको मेगा में कन्वर्ट कर दो, तुम जैसा मर्जी चाहो कन्वर्ट कर सकते हो भाई। उसका कितना था? उसका कितना था? 200 था। यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है। यस सर। कैसे किया ये बताओ, कोई बता सकता है? कैसे आया 5m? अरे भाई उसका मास कितना था? 200 इसका कितना है? 1000 तो अगर इसका m मान लूं तो इसका कितना m होना चाहिए? 5 बात खत्म। समझ में आ रही है? यस सर अच्छे से थोड़ा सा दिमाग देखो, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन मैं वैसे स्किप करने की सोच रहा था, बट कभी कभी आ भी जाते हैं बच्चे। फिर इसके बाद आपका कोई ऐसा टॉपिक, बहुत रेयर चांस है कोई आपका एक आधा टॉपिक बच गया हो तो, ठीक है। इसके बाद एटम चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी कोई डाउट हो ले आना, हम एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो अगर इसका मास m है तो हाइड्रोजन का क्या ले लूं बच्चे? 5m। तो अब यहाँ पर mp की जगह क्या लिख दूं बच्चे? सिंपल m, वेलोसिटी vp इज इक्वल टू 0, और mh की जगह क्या लिख दूं बताओ? 5m 5m, और वेलोसिटी दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, vh लिख दो। क्लियर है सबको? m Yes, से sir. m कट गया तो vh क्या आ जाएगा? VP upon M VP upon 5। VP upon 5 तब इलास्टिक कोलिजन मेंशन्ड नहीं है, यानी एनर्जी का तो लॉस हो रहा है सर। तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकालूंगा सर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो सिस्टम की क्या है। फाइनल में सिर्फ किसके पास है एनर्जी? हाइड्रोजन के पास है, क्योंकि उसका मास तो कैसा है सर दूसरे वाले का? 0 है सर। मास नहीं, वो कैसा है? काइनेटिक। हाँ, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? सिर्फ हाइड्रोजन की। और उसके हाइड्रोजन की मैं लिख देता हूँ, हाफ एम वी ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर माइनस इनिशियली किसकी थी? सिर्फ पार्टिकल की। ऐसा ही होगा, हाँ या ना? यस सर देख लो, अब ध्यान से इसको करने की देख लो। हाफ एम एच, मास ऑफ कितना है उसका? 5m। वी एच कितना है इसका? वेलोसिटी पार्टिकल हाइड्रोजन की अभी लिखा है आपने, वीपी बाय 5 वीपी बाय 5 माइनस एम वीपी स्क्वायर, पता नहीं कितनी है, यही तो निकालनी है। यही नहीं निकालनी, बोलो हाँ या यस हाँ, यही पूरी काइनेटिक Yes. एनर्जी तो निकालनी है उसकी, यही चीज तो निकालनी है।
तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, इन दोनों की एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होगा सर? ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल आया था एनर्जी का, और ये क्या है सर? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, है ना? इससे टकराया, तो इन दोनों की जो एनर्जी का चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा? जो एनर्जी Fine. लॉस करी उन्होंने। हाँ, या ऐसा समझो जो एनर्जी लॉस करी, यानी इस एनर्जी के डिफरेंस किसके इक्वल होगा? जो उसकी जो फर्स्ट और सेकंड एनर्जी का डिफरेंस है। याद है ये फर्स्ट स्टेट से कहाँ चला गया था? सेकंड स्टेट में ना। इस एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? जो सेकंड स्टेट में उसकी एनर्जी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ गया, गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वही तो इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। समझ में आ रही है? तो इसको किसके इक्वल लिख सकता हूं? उस एनर्जी के इक्वल। जैसे मैं यहाँ पर दिखा भी दूं आपको, देखो यहाँ पर दिख रहा है, अब आपको समझ में आएगा। दिस लॉस्ट एनर्जी इज यूज्ड बाय हाइड्रोजन एटम टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। excited state. क्योंकि भाई एक बात बताओ, हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे कैसे चला जाएगा? उसको कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किससे मिलेगी? वो जो एटम आके टकराया है, किससे टकराया है? हाइड्रोजन एटम से। तो उनकी जो एनर्जी का लॉस हुआ है दोनों को मिला के, उसी एनर्जी तो वो एनर्जी का लॉस किस वजह से हुआ है? उसी ने तो हाइड्रोजन को एक्साइट कर दिया ग्राउंड स्टेट से कहाँ? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, ये किसके इक्वल होगा? एनर्जी ऑफ एटम इन कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट। हाँ, सेकंड स्टेट में, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर मैं इसको, मेरे को निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, वो ये है पूरी। तो इसको भी वीपी की फॉर्म में लिखूं 5, ये अच्छा पूरा सोल्व करो इसको। 5m इंटू वीपी स्क्वायर बाय क्या लिखूं? 25 इज इक्वल टू हाफ एम वीपी स्क्वायर। और सेकंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है आप सबको पता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, और एन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? 4। हाँ, एन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? 4, क्योंकि सेकंड स्टेट की बात हो रही है। अब ध्यान से देखना, 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा सर? हाफ एम वीपी स्क्वायर बाय 5 माइनस हाफ एम वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3.4 सॉरी, हाँ 3.4। अब एक बात बताओ, क्या पहली बात तो ये 3.4 तुम्हें हजम हो रही है बात? दिमाग लगाओ, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा है, टिपिकल है, इसीलिए तो जेई में पूछा गया है ना। अगर इतना आसान होता तो क्यों? 3.4 हजम हो रही है बात क्या? बोहर का पोस्टुलेट क्या कहता था? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला उसने। एक चीज दिखाऊंगा, फिर तुम्हें क्या पता याद आ जाए। वो जो था सर एन इंटीजर ही होगा, जो केशव ने बोला डेसिमल। अब मैंने कुछ लिखा है, ये तुम्हें याद आ जाए तो अब तुम्हें एनर्जी डिफरेंस। बोहर का पोस्टुलेट क्या कहता था? Ionization. जरा बता देता हूँ, देखो अगर हाइड्रोजन या कोई भी एटम है, इसके ऊपर कोई लाइट गिरती है या कोई भी एनर्जी इसको मिलती है, वहां से अगर ये मान लो 1 स्टेट में है और ये सेकंड स्टेट पे चला गया, तो जो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है, जो एनर्जी का चेंज आया है, जो एनर्जी का चेंज है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो इन दोनों की हायर लेवल और लोअर लेवल की एनर्जी के बीच का difference है। यानी जो एनर्जी डेल्टा ई होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? ई हायर माइनस ई लोअर या ई लोअर माइनस ई हायर। ज्यादा में से कम को, कम में से ज्यादा को माइनस करके, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के इक्वल होना चाहिए या नहीं? बोलो। यस सबसे पहले पढ़ा था बोहर के पोस्टुलेट में, तो जब ग्राउंड स्टेट में था तो कितनी एनर्जी थी इसके पास? 13.6 माइनस का, और यहाँ पर कितनी आ गई? माइनस 13.6। हाँ, अभी तुमने लगा ले 3 माइनस का 3 एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ? माइनस 3.4 माइनस और माइनस 13.6, कितना डिफरेंस हुआ? 10.2।
तो ये एनर्जी के इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी इन सेकंड स्टेट का मतलब क्या है? एनर्जी डिफरेंस इन एक्साइटेड स्टेट। तो 3.4 की जगह क्या लिखोगे? 10.2। ये बात जिसको समझ में नहीं आई वो पहले पूछो मेरे से, जिसको भी समझ में नहीं आई। सर ये एनर्जी का डिफरेंस, भाई हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो गया तो उसको एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी उसको कहां से मिली? सबसे पहली बात, वो पार्टिकल आया था सर जो टकराया था हाइड्रोजन एटम से, तो उनका जो एनर्जी चेंज है उसने हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, एक लेवल से दूसरी लेवल पर भेज दिया। तो आपको कैसे पता कि सर n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पर ही भेजा है? ये तो क्या है सर, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर पार्टिकल जो हाइड्रोजन एटम है 1 से कहां गया है सर? 2 पर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसको एनर्जी मिली होगी, जो एनर्जी का डिफरेंस मिला होगा वो उतना ही होगा जितना उसकी फर्स्ट और सेकंड लेवल के बीच का डिफरेंस है। तो मैंने क्या देखा कि एनर्जी कितनी मिली है? एनर्जी मिली होगी इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, वो मैंने निकाला। वही एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होगा सर? उसकी हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस। तभी तो पार्टिकल फर्स्ट से कहा जा पाया है, सेकंड पर जा पाया है। अगर ये 10.2 के इक्वल ना होता तो क्या पार्टिकल जो है हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर एक्साइट हो सकता था? आप खुद बताओ। नो सर। ठीक ना? इसीलिए 10.2 के इक्वल रख दिया सर। अब देखो हमें निकालना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv का स्क्वायर, इसको बोल दिया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पार्टिकल की। तो ये भी तो बन सकता है, इसको क्या लिख सकूंगा? KI/5 इज इक्वल टू 10.2। हाँ या ना? देख लो अच्छे से, अच्छे से देख लो, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। ये मोड लगा लो। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब KI/5 इसको माइनस करो, क्या आ जाएगा? 4KI/5 इज इक्वल टू 10.2। तो 4KI किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? 10.2 इंटू 5 कितना आ रहा है? बोलो 51 आ रहा है क्या सबका? KI क्या आ जाएगा? 51/4 आंसर आ गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिस पार्टिकल से आया था वो क्या है? 51/4। ये दिख रहा है आपको सबको? सर लेकिन इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी n/4 है, हमारा आया 51/4, तो n क्या आ जाएगा? 51। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और पूरे चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए। ठीक है, लास्ट में इसीलिए करवाया गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि एटम का तुमने 90 to 92% सिलेबस कवर कर लिया। अब एक आधा क्वेश्चन अगर रह जाए तो उसका तो कभी भी चीज 100% तो होती नहीं है ना। एक आधा क्वेश्चन अगर रह जाए तो रह जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे, सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर भी किसी को डाउट है वो दोबारा पूछ सकता है। मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। क्या हुआ था सर? हाइड्रोजन एटम के पास एक पार्टिकल टकराया था, उसने हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया था सर? एक्साइट कर दिया था। कहां पर? सेकंड लेवल पर। वो पार्टिकल खुद कैसा हो गया था? रेस्टफुल हो गया था। यहाँ पर मैंने देखा मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा ही कर रहेगा, इसलिए मैंने पार्टिकल की वेलोसिटी, हाइड्रोजन की वेलोसिटी निकाल दी, वो आई थी Vp/5। फिर मैंने क्या निकाला? इनका एनर्जी का डिफरेंस। क्यों निकाला सर? अगर तुमने बोल रहे हो कि पार्टिकल फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पर गया है तो उसको उतनी ही एनर्जी मिली होगी जितनी इन दोनों के बीच के एनर्जी का डिफरेंस कितना था? 10.2। तो मैंने कहा पहले एनर्जी का डिफरेंस निकाल भी तो लूं, पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली होगी? पार्टिकल को उतनी एनर्जी मिली होगी जितना इन दोनों ने लॉस करी होगी। जितना इन दोनों ने लॉस करी होगी उतनी ही पार्टिकल को मिल गई होगी। इनका लॉस कैसे निकाल दूंगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हालांकि इसको लिखना ऐसा चाहिए मेरे को, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि बड़ी कौन होगी आप खुद बताओ? पहले बड़ी होगी बाद में? गए थे सर, क्योंकि ग्राउंड से में गए थे। क्या कह रहे हो? क्योंकि सर हम फर्स्ट से सेकंड में गए थे तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा। फर्स्ट से सेकंड की तो बात ही नहीं कर रहे अभी, वो तो बात की बात है। हम तो अभी किसकी बात कर रहे हैं? जो हाइड्रोजन और वो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं उनके एनर्जी का डिफरेंस देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, जो वो काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहे हैं।
तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, चाहे इनिशियल माइनस फाइनल करना, लेकिन मॉडुलस लेना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां से हमने निकाला जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आया उसको, वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, आप खुद बताओ। चेंज जो आया वी काइनेटिक हायर एनर्जी माइनस लोअर के किसके इक्वल होना चाहिए? 10.2 10.2 क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से, हाइड्रोजन एटम कहाँ से कहाँ जा पाएगा, फर्स्ट से। फर्स्ट से सेकंड। अब क्वेश्चन में बोल सकता है कि वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो तुम किसको माइनस करके लिख दोगे? E3 माइनस E1। E1 अगर फोर्थ में आ जाए तो क्या कर दोगे? E4 माइनस। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। Yes, sir. यस यही चांस ज्यादा है। अब फर्स्ट लेवल है तो उसने पूछ लिया, हो सकता है वो कह दे कि हाइड्रोजन पहले से सेकंड लेवल पर है, सेकंड लेवल से वो फोर्थ लेवल पर चला गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस तो निकालोगे, उसको किसके इक्वल रख दोगे? E4 माइनस E1 E2, क्योंकि E2 पर है, 4 पर चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस को लिख दोगे E4 माइनस E2 के। अब क्वेश्चन में पूछ दे इलेक्ट्रॉन पहले से था फर्स्ट लेवल पर और चला गया फिफ्थ लेवल पर, तो यही एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल रख दोगे? E5 माइनस E1। काइनेटिक एनर्जी के चेंज समझ में आ रही है बात? E5 माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन मोल्ड होंगे, ऐसा एग्जैक्ट उठा के नहीं दे देगा वो। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। हाइड्रोजन एटम सब कुछ हमारा खत्म हो गया काम, ठीक है, समरी कर चुके हैं हम बहुत बार, फिर एक बार फटाफट कर लेते हैं। आर का प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बाद एटम टच नहीं होने वाला। आर का प्रोपोर्शनैलिटी फटाफट। n स्क्वायर टाइम पीरियड का फटाफट। n क्यूब अपॉन z करंट Z square by n square cube। upon Z by n। z by n एनर्जी अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाए तो एनर्जी 13.3 13.3 square into 1 upon minus 1 upon n 1 by lambda। RZ r square z square 1 upon वेव नंबर 1 upon lambda के बराबर होता है, यही आएगा। सेम है ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी frequency c upon lambda होता है, तो r आज z square। क्लियर बस, क्लियर है। yes sir। यस सर। और आयनाइजेशन एनर्जी, वैसे एनर्जी का फॉर्मूला नॉर्मल एक पर्टिकुलर लेवल पे minus minus 13.6 z square आयनाइजेशन एनर्जी 13 minus 13.6 z square upon n माइनस नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। और आज जो पढ़ा है वो तो हमने देख लिया। मोमेंटम कंजर्व आपको पता ही है। emission and angular momentum equal to nh upon 2 pi। एमिशन एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड। एमिशन एब्जॉर्प्शन, एमिशन के लिए n into n n into n minus minus 1 upon 2 एब्जॉर्प्शन n के लिए minus 1। N minus n minus 1। 1 क्लियर है। yes sir। yes sir। Atom chapter is completed from my end. You can ask your doubts, you can share your screenshots or your problems with me in group or by personal DM. Clear है? yes sir। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मिलेंगे न्यूक्लियस चैप्टर के साथ। ओके बच्चे, बाय बाय। thank you बाय sir। बाय सर। आज पूरा रिवाइज करना बच्चे, जिसका जो होमवर्क रह गया है वो पूरा कर लेना आज, ठीक है। yes sir। yes sir। जी sir